we lift the cup of coffee and without spilling we can drink it. So that, so as to make this movement smooth and precise, this thing is there, that antagonists or opponents. Just wait for a while. हेलो वनश्याम जी, शरद बताइए। जी आर डी वाला जी। अच्छा ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है। Okay, so antagonists are another group of muscles जो opposite compartment के हैं. It will normally it opposes the prime movers, opposite action है, but in reality they are assisting the prime movers for smooth performance of action, so that the action is smooth and precise, and in the process they are having active controlled relaxation, so they are cooperating. फिक्सेटर्स कुछ मसल्स होती हैं जो कि जब मसल को जाकर के आगे काम करना है, डिस्टली परफॉर्म करना है, एक्शन देना है डिस्टल जॉइंट्स पर या डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर, तो उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन को फिक्स करती हैं, दे प्रोवाइड अ फिक्स बेस, तो उनको हम फिक्सेटर्स कहते हैं। तो इस तरह की भी मसल्स को आप देखेंगे, तो हर मसल का कहीं कहीं पर प्राइम मूवर एक्शन है, किसी अनदर एक्शन में इट इज एक्टिंग एज अ एंटागोनिस्ट और assisting the prime mover, then at times it is assisting in the form of fixing the base, उसको हम फिक्सेटर्स कहते हैं, और कहीं कहीं पर सिनर्जिस्ट हैं कि कुछ मसल्स, कोई मसल एक्शन कर रही है, अब वहां पर कुछ अनडिजायर्ड एक्शन भी हो जाएगा, उस अनडिजायर्ड एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मसल्स काम कर रही हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिस्ट। तो इस तरह की भी चीजों को हम आगे देखेंगे। सो वी हैव गॉट प्राइम मूवर्स, द मेन एक्शन द मसल इज परफॉर्मिंग, देन एंटागोनिस्ट, एंड दीज एक्शंस आर रिवर्स्ड। फ्लेक्शन के लिए फ्लेक्सर्स प्राइम मूवर हैं और एक्सटेंसर्स एंटागोनिस्ट हैं, और जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो एक्सटेंसर्स प्राइम मूवर्स हो गए और फ्लेक्सर्स आर एंटागोनिस्ट फॉर दैट एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है। तो दीज रोल्स आर वाइस वर्सा। देन अनदर कैटेगरी इज फिक्सेटर्स एंड अनदर कैटेगरी इज सिनर्जिस्ट व्हिच आर असिस्टिंग द मूवमेंट। तो इस तरह की चीजों को हम पढ़ेंगे आगे। देन अप्लाइड भी हम देखते हैं कि कौन सी मसल कौन सी नर्व से सप्लाई है, फिर नर्व इंजरी होगी तो मसल्स में कैसा पैरालिसिस होगा, कैसी डिफॉर्मिटी होगी। So that's about the muscle we were talking about. Anyone wants to ask anything can ask, otherwise we'll move on to the cartilage and the muscle, cartilage and the lymphatic system portion. Anyone wants to ask anything? But I suppose no one will be willing to ask. Anyhow, so moving on. Cartilage synonyms: chondros, chondrification उससे बना है term, chondrodystrophy, synchondrosis. Okay, so this is जनरल फीचर्स। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जैसे कि बोन है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हर टिश्यू में भी हम गॉट सेल्स और कुछ फाइबर्स और कुछ मैट्रिक्स, ये तीन कंपोनेंट्स में से दो तो हर जगह ही होंगे, सेल्स हर जगह होंगे और मैट्रिक्स होगा, कहीं पर सेल्स ज्यादा है, कहीं पर मैट्रिक्स ज्यादा है, और एक्स्ट्रा फीचर फाइबर भी कहीं कहीं आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी गॉट फाइबर्स, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू था वहां पर फाइबर्स नहीं होते हैं, सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है, और सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा और मैट्रिक्स होता है बहुत कम। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में उल्टा है, सेल्स होते हैं कम और मैट्रिक्स होता है ज्यादा, और साथ में एक्स्ट्रा होते हैं फाइबर्स। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, जैसे कि बोन में होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ पर है कॉन्ड्रोसाइट्स। फाइबर्स वी हैव गॉट कोलेजन और इलास्टिक, और जेल लाइक मैट्रिक्स है विच इज रिच इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उसी मैट्रिक्स में ये सब एम्बेडेड होते हैं। एंड द डिफरेंस फ्रॉम द बोन इज दैट इट इज मच मोर इलास्टिक देन द बोन। Bone is very rigid, hard structure, and this is less hard, or you can say it is firm. Now, few general features: no blood vessels are there, so you can always compare it with the bone. Bone से आप compare कर सकते हैं क्या क्या differences हैं। No blood vessels, no lymphatics, no nerves. This is in contrast to the bone. Bone has got highly vascular structure,
and plenty of nerves also. So एक और implication होगा nerves ना होने का, it is therefore insensitive. पेन बहुत कम होगा इसमें, किसमें? कार्टिलेज में पेन कम होगा और बोन में पेन होगा बहुत ज्यादा. और कुछ आप बता सकते हैं नो ब्लड वेसल्स होने का implication? Can anyone respond? Maybe in the chat box if anyone wants to. ब्लड वेसल्स कम होने का क्या फर्क पड़ेगा? जो कि हम लोग हैं डॉक्टर्स, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सम फिनोमेना, तो ब्लड वेसल्स ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? इंजरी हो जाती है, बोन का फ्रैक्चर, कार्टिलेज का रप्चर, दोनों तरह की इंजरीज कॉमन है, बोन की भी कार्टिलेज की भी. तो क्या कोई बता सकता है कि क्या फर्क पड़ता है जहां वेस्कुलरिटी कम हो या ज्यादा हो? या वेरी गुड. सो रीजनरेशन, हम लोग डॉक्टर हैं, हम हीलिंग पे हमारा बहुत फोकस है. हम जानना चाहते हैं किस चीज की हीलिंग ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी नहीं होगी. सो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स है नहीं, वस्कुलरिटी कम है, डिफ्यूजन से काम चलता है. सो एज अ रिजल्ट वी विल हैव वेरी लेस और नो रीजनरेशन. मोरओवर पेरिकॉन्ड्रियम आउटर कवरिंग है जैसे पेरियोस्टियम में बोन में. सो वी हैव गॉट इट इज सिमिलर टू द पेरियोस्टियम ऑफ बोन और इसी के थ्रू डिफ्यूजन से काम चलता है. और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज बेसिकली, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज? किसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज? आर्टिकुलर, आर्टिकुलर हम कहते हैं विच इज हैव रिलेटेड टू द जॉइंट. जॉइंट जो है हमारे बोन्स के जॉइंट है, हाँ जॉइंट, जॉइंट बेसिकली वहां पर जो कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट और भी जगह बॉडी में, जो जॉइंट पर है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज. उसकी एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है. तो ऐसा होता है कि जब कार्टिलेज की इंजरी हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू ऑल टुगेदर रिमूव इट. हीलिंग नहीं हो पाती है. और बोन का फ्रैक्चर, कितनी ही बड़ी बोन का फ्रैक्चर हो जाए, कितने ही पीसेस में हो जाए, but it has got such a high vascularity that after a duration 1 month, 2 months or few months, the patient is totally fine. Total bone joining takes place because it is very vascular. But when the cartilage injury takes place, we are more worried. It may heal very slowly or at times even after considerable duration healing नहीं होती है और हमें काट के निकालना पड़ता है कार्टिलेज को. ओके, एनीहाउ, सो आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए हम कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन में आपने देखा होगा, कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है, देन दे विल हैव टू, दे सफर फॉर अ कंसिडरेबल ड्यूरेशन. एनीहाउ, और बॉडी में बहुत जगहों पे सॉरी कार्टिलेज कैल्सिफाई कर जाता है और बोन लाइक टिश्यू बना लेता है. अब कुछ डिफरेंसेस बोन कार्टिलेज के बारे में. बोन हार्ड है, कार्टिलेज फर्म है. हार्ड, टेबल, हार्ड, firm, for example book, notebook, that is having firm structure. It is also not soft, it is firm. This table or the wall, it is hard. So that is the difference of consistency. यहाँ पर matrix osseous material है, यहाँ पर chondroitin in the cartilage. So that's why this cartilage has got different matrix. It has got flexibility. Then in the bone, calcium salts are deposited, which leads to rigidity. In the cartilage, no calcium salts are there. Then bone has got very rich nerve supply. Cartilages do not have much nerve supply. Bones very vascular. Cartilage is avascular in nature, and bone marrow is present in the bone, which is continuously synthesizing new cells, blood cells, and another stem cells also. Cartilage, that bone marrow is absent, and the growth pattern is also different. कहीं पर opposition है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल एंड ऑपोजिशन बोथ. सो यू विल स्टडी अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स. 3 तरह के कार्टिलेज पढ़ेंगे, आपने पढ़े भी होंगे, शायद हिस्टोलॉजी में बताया गया होगा. हाइलीन, फाइब्रो कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज. अलग अलग जगहों पर है बॉडी में, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी है. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज एट जॉइंट्स इज द हाइलीन कार्टिलेज, एंड फाइब्रो कार्टिलेज इज मोस्टली फेमस फॉर दिस इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स. जो हमारे वर्टिब्रा के बीच में, बॉडीज के बीच में जॉइंट है, दैट इज हैविंग द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जो डिस्क है दैट इज बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेज. अब इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है.
आर्टिकुलर कार्टिलेज पर है और अलग अलग साइड्स पर है हाइलिन। एंड फाइबर्स के बारे में यहाँ पर खास बात है कि दे हैव गॉट द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द मैट्रिक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा, वो दिखेंगे नहीं, होते हैं फाइबर्स, दिखते नहीं है। आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड देखेंगे, वहां पर भी फाइबर्स नहीं दिखेंगे। तो फाइबर्स आर नॉट विजिबल इन द माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स बिकॉज they are having same color, same refractive index as the matrix, so they are not visible in normal. If you want to see the colors, you have see the fibers, you'll have to use some special stains in which the fibers are stained with different color, then only you can see. Otherwise in normal staining we are not able to visualize the hyaline cartilage fibers, the collagen fibers. Elasticity थोड़े flexible है ये. Elasticity will be maximum in case of elastic cartilage which are having elastic fibers. Hyaline cartilage में collagen fibers हैं. This is the diagram of larynx. Larynx होता है voice box जिससे हम सब बोलते हैं. We are able to speak. So that voice box is basically made up of these cartilages. So hyaline cartilage and elastic cartilage मिल करके बनाते हैं. Epiglottis is one of the elastic cartilage and the thyroid, cricoid are two names for hyaline cartilages. There are many more. These are just to cite the example. Fibrocartilage again, intervertebral disc की हमने बात की थी, pubic symphysis पर है और इसकी अपनी properties हैं. And this is more firm, ज़्यादा firm होता है, strongest among these three. Hyaline और elastic से ज़्यादा fibrocartilage strong है और मिड लाइन ऑफ द बॉडी में बेसिकली प्रेजेंट है मोस्टली. एंड सम अदर जॉइंट्स जैसे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स फॉर स्पीकिंग एंड फॉर मास्टिकेशन. सो दिस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज आल्सो हैविंग फाइब्रोकार्टिलेज एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. सो यू विल नो अबाउट दीज, बट मोस्टली these are confined to the midline, intervertebral disc and the pubic symphysis. This fibrocartilage, you can see this is a vertebral column. This blue colored structure shown here is the intervertebral disc fibrocartilage. Then the elastic cartilage, ear pinna, external auditory meatus, eustachian tube. So plenty of examples are there. यहाँ पर yellow fibers होंगे numerous and most. अब कार्टिलेज के बारे में हमने बात कर ली और डिटेल आप पढ़ेंगे तीनों के स्ट्रक्चर्स इन द हिस्टोलॉजी. इसकी स्लाइड्स देखेंगे आने वाले टाइम्स में. सो बोन से डिफरेंस आपको पता चल गया और प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि वेसल्स नहीं है, नर्व्स नहीं है और रीजनरेशन में बहुत प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू द बोन. बोन वेरी वस्कुलर स्ट्रक्चर है और वहां पर बहुत सारी नर्व्स हैं, तो रीजनरेशन बहुत अच्छा है बोन्स में. कार्टिलेज में पुअर रीजनरेशन. लिम्फेटिक सिस्टम पर आते हैं. आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया है, पहले से भी पढ़ते आ रहे थे. आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और हार्ट है. हार्ट एक्टिंग एज अ पंप एंड वी हैव गॉट अ क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स. आर्टरी, उसकी ब्रांच, छोटी आर्टरी, फिर डिवाइडिंग इनटू कैपिलरीज इन वेरियस टिश्यूज. वहां पर एक्सचेंज होता है. कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, देन स्मॉलर वेन्स, लार्जर वेन्स, फाइनली ड्रेनिंग इनटू द हार्ट. सो एक